18वीं सदी के एक प्रमुख जीव वैज्ञानिक थे, लाज़ारो स्पालांज़नी। स्पालांज़नी ही ये जीव वैज्ञानिक थे जिन्होंने स्पष्ट किया था कि पाचन मात्र भोजन को पीसने की क्रिया नहीं है, बल्कि एक रासायनिक क्रिया है। उन्होंने मनुष्य व जंतुओं के शरीर के अंदर चलने वाली क्रियाओं पर कई अन्य प्रयोग किए थे। इन्हीं स्पालांज़नी ने सबसे पहले बताया था कि चमगादड़ों का काम आँखों के बगैर भी चल सकता है। नमस्कार मित्रों, आज की चर्चा में चमगादड़ कहते हैं कि चमगादड़ कानों से देखते हैं। इसी पर चर्चा करते हुए चर्चा को आगे जारी रखती हूँ। स्पालांज़नी ने सबसे पहले बताया था कि चमगादड़ों का काम आँखों के बगैर भी चल सकता है, यानी कि वो आँखों से नहीं देखते हैं। 1793 से 94 में वे चमगादड़ों और उल्लुओं पर प्रयोग कर रहे थे। वे कुछ उल्लू और चमगादड़ चर्च में ले आए थे। चर्च में तारों के माध्यम से कई सारी घंटियां लटकी हुई थी। घूप अंधेरे में उन्होंने उल्लुओं को वहां छोड़ दिया तो पता चला कि वे उन तारों से टकरा रहे थे, क्योंकि जब भी कोई उल्लू तार से टकराता तो घंटी बजने लगती थी। इसके बाद स्पालांज़नी ने उस कमरे में चमगादड़ों को छोड़ा। चमगादड़ उड़ते रहे और घंटी एक न बजी, यानी घुप अंधेरे में भी चमगादड़ तारों से बच बच कर उड़ पा रहे थे। यह परिणाम तो चकराने वाला था। आंखों का उपयोग करने के लिए तो प्रकाश अनिवार्य है। स्पालांज़नी ने सोचा कि जरूर ये चमगादड़ रास्ते की रुकावटों से बचकर निकलने के लिए आंखों के भरोसे नहीं है, बल्कि किसी अन्य इंद्रिय का सहारा ले रहे हैं। तो उन्होंने कुछ प्रयोग किए। दिक्कत यह कि उनके प्रयोगों के विवरण हमें उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, क्योंकि उनका कहीं प्रकाशन नहीं हुआ है। हमें बाद में कुछ अन्य वैज्ञानिकों के पर्चों में लिखी हुई बातों से पता चलता है कि स्पालांज़नी ने ऐसे प्रयोग किए थे। इन प्रयोगों में उन्होंने एक एक करके सारी इंद्रियों के उपयोग को रोक दिया, जैसे आंखों पर पट्टी बांध दी, नाक बंद करके गंध सूंघने की क्षमता को ठप कर दिया, कानों में रुई लगाकर उन्हें बंद कर दिया वगैरह। स्पालांज़नी ने देखा कि एक एक करके सारी इंद्रियों का कामकाज ठप करने के बावजूद चमगादड़ बगैर इधर उधर टकराए मजे से उड़ते रहे। एक प्रयोग में तो उन्होंने एक चमगादड़ की आंखें गरम सलाद की मदद से फोड़ दी थी और एक प्रयोग में चमगादड़ की आंख निकाल दी थी। तो स्पालांज़नी ने निष्कर्ष निकाला कि हो न हो चमगादड़ किसी छठी इंद्रिय का उपयोग करते हैं। यानी कि इतना तो वे समझ गए थे कि चमगादड़ों को रास्ता खोजने के लिए आंखों की जरूरत नहीं है, किंतु उन्हें यह समझ में नहीं आया था कि फिर इन उड़ते स्तनधारियों का काम कैसे चलता है। अच्छी बात यह थी कि लगभग उसी समय एक और वैज्ञानिक चमगादड़ों की इंद्रियों पर प्रयोग करके यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि चमगादड़ अंधेरे में देखते कैसे हैं। वे दूसरे वैज्ञानिक स्विट्जरलैंड के लुई जूरिन थे। कई आलेखों में उनका नाम चार्ल्स जूरिन बताया गया है। जूरिन के प्रयोगों के आधार पर 1794 में बताया गया था कि यदि चमगादड़ के कान अच्छी तरह बंद कर दिए जाएं तो उसे उड़ने में दिक्कत होती है। इसे सुनकर स्पालांज़नी ने एक बार फिर ज़्यादा सावधानी से प्रयोग किए। इस बार उन्होंने चमगादड़ के कान में पीतल की नली डालकर कान बंद किए। उन्होंने देखा कि जब यह नली खुली होती है तो चमगादड़ को कोई परेशानी नहीं होती, जबकि यदि नली के दोनों सिरे बंद कर दिए जाएं तो चमगादड़ रास्ते की चीज़ों से टकराने लगता है। और तो और उन्होंने और जूरिन ने यह भी देखा कि मात्र एक कान अच्छी तरह बंद किया जाए तो भी चमगादड़ के लिए टकराने से बचना मुश्किल हो जाता है। और इन दोनों वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि चमगादड़ कान से देखते हैं। इस अजीबोगरीब निष्कर्ष के लिए इनका बहुत मजाक भी उड़ाया गया और उस समय के एक प्रतिष्ठित शरीर रचना शास्त्री जॉर्जेस कुवियर ने ऐसी कपोल कल्पनाओं को सिरे से खारिज कर दिया था। कुवियर का मत था कि स्पालांज़नी के प्रयोग निहायत क्रूर थे, मगर इस क्रूरता का हवाला देकर उन्होंने प्रयोग के परिणामों को ही मानने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही बात आई गई हो गई और अगले 100 साल तक किसी ने चमगादड़ों की दृष्टि पर नजर नहीं डाली। दरअसल कुवियर ने एक वैकल्पिक विचार दिया था। उनका कहना था कि चमगादड़ों की जिस छठी इंद्रिय की तलाश की जा रही है उसका संबंध श्रवणेंद्रिय से नहीं बल्कि स्पर्श की अनुभूति से है। उन्होंने कहा था कि चमगादड़ के पंख पर
छोटे छोटे उभार होते हैं जो आसपास की परिस्थिति को भांप लेते हैं। उस समय और उसके लगभग 100 साल बाद तक कुवियर की बात का दबदबा रहा। 1912 तक वैज्ञानिक समुदाय स्पालांजनी और जूडिन की बजाय कुवियर को ही सही मानता रहा। गौरतलब बात यह है कि कुवियर के पास अपनी बात के पक्ष में कोई प्रायोगिक प्रमाण नहीं थे। 1908 में एक बार फिर वाल्टर लुई हॉर्न ने बताया कि यदि चमगादड़ के कानों को कसकर बंद कर दिया जाए तो वह दिग्भ्रमित हो जाता है। उनका निष्कर्ष था कि चमगादड़ों ने रुकावटों को मुख्य रूप से अंदरूनी कान में उपस्थित किसी संवेदी अंग द्वारा तारा जाता है। कान से पता चल रहा है कि मतलब कहीं न कहीं ध्वनि से संबंध बैठता है। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन सी आवाजें हैं जिनकी मदद से चमगादड़ सामने उपस्थित रुकावट को भांप लेता है। समस्या यह थी कि चमगादड़ दीवारों और सामने टंगे तारों जैसी खामोश चीजों को भी भांप लेता था। ये चीजें कोई आवाज तो करती नहीं, फिर चमगादड़ को कैसे पता चल जाता है? अरस्तु ने कई सदियों पहले देखने की क्रिया के बारे में विचार दिया था कि हमारी आंखों से कोई चीज निकलती है, वह जब वस्तु से टकरा कर लौटती है तो वह वस्तु हमें दिखाई देती है। यह बात दृष्टि के बारे में तो गलत साबित हुई। हमारी आंखों से कोई चीज निकलकर वस्तु तक नहीं जाती, बल्कि वस्तु से प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है। किंतु 1912 में हीरम मैक्सिम ने शायद अरस्तु के उस विचार को चमगादड़ों पर लागू करके अटकल लगाई कि संभवतः चमगादड़ बहुत कम आवृत्ति की आवाज निकालता है और वह आवाज टकराकर जब वापस उस तक पहुंचती है तो वह भांप लेता है कि सामने कोई चीज है। फिलहाल यह अटकल ही थी। इसी अटकल को थोड़ा बढ़ाते हुए हैमिल्टन हार्ट्रीज ने वैज्ञानिक ने अपनी परिकल्पना प्रस्तुत कर दी। उनका विचार था कि चमगादड़ कम आवृत्ति की नहीं बल्कि उच्च आवृत्ति की आवाज का इस्तेमाल करते होंगे। अलबत्ता ये दोनों ही कह रहे थे कि चमगादड़ कोई ध्वनि फेंकता है और उसकी प्रतिध्वनि के माध्यम से वस्तुओं की स्थिति का पता लगता है या लगाता है, और जो ध्वनि यह फेंकता है वह मनुष्य की श्रवण क्षमता के दायरे के बाहर की होती है। यहाँ यह जान लेना अच्छा होगा कि आवाज की आवृत्ति से क्या मतलब है। ध्वनि हवा या किसी भी माध्यम से आगे बढ़ती है तो तरंगों के रूप में बढ़ती है। ये तरंगे और कुछ नहीं उस माध्यम से कि क्रमशः दबने और फैलने की वजह से बनती हैं। एक सेकंड में बनने वाली तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। जब आवृत्ति ज़्यादा होती है तो आवाज़ पतली होती है, आवृत्ति कम हो तो आवाज़ मोटी होती है। ध्वनि के इस गुण को तारतत्व या पिच कहते हैं। मोटी आवाज़ का तारतत्व कम और पतली आवाज़ का तारतत्व ज़्यादा होता है। तो मैक्सिम का कहना था कि चमगादड़ मोटी आवाज़ों का उपयोग करते हैं, जबकि हार्ट्रीज कह रहे थे कि चमगादड़ पतली आवाज़ से काम कर चलाते हैं। मगर दोनों ही कह रहे थे कि चमगादड़ सामने उपस्थित वस्तु को भांपने के लिए उनकी अपनी आवाज़ से उत्पन्न प्रतिध्वनि की मदद लेते हैं। इसे नाम दिया गया है प्रतिध्वनि स्थान निर्धारण या अंग्रेजी में इकोलोकेशन। मगर चमगादड़ तो उठते हुए कोई खास आवाज़ वगैरह नहीं निकालते, तो सवाल यह था कि इस अटकल की जांच कैसे की जाए। इस सवाल का पहला जवाब आया नीदरलैंड के वैज्ञानिक स्वेन डी ग्राफ की प्रयोगशाला में से 1943 के आसपास। डी ग्राफ ने ध्यान दिया कि चमगादड़ पूरी तरह निशब्द नहीं उड़ते। उन्होंने यह भी देखा कि उड़ते वक्त चमगादड़ टिक टिक की आवाज़ निकालते हैं और इन्हीं टिक टिक का उपयोग को भांपने में किया जाता है। उन्होंने देखा कि यदि चमगादड़ के मुंह को ढक दिया जाए तो इन आवाज़ों की तीव्रता बहुत कम हो जाती है और चमगादड़ यहाँ वहाँ टकराने लगते हैं। एक उपकरण बनाया था जो मनुष्य की श्रवण क्षमता के दायरे से बाहर की ध्वनियों को पकड़ सकता था। गैलेम्बोस और ग्रिफिन ने इस उपकरण का उपयोग चमगादड़ों पर किया। इस उपकरण के उपयोग से सबसे महत्वपूर्ण बात यह पता चली कि डी ग्राफ ने जिस टिक टिक की आवाज़ का जिक्र किया था उसके मुकाबले चमगादड़ कहीं ज़्यादा तीव्रता से अल्ट्रासाउंड ध्वनि पैदा करते हैं। यह वह ध्वनि होती है जिसकी आवृत्ति उस ध्वनि से अधिक होती है जिसे मनुष्य सुन सकते हैं। अनुमान है कि चमगादड़ द्वारा पैदा की गई ध्वनि में से मात्र 1% हिस्सा ही मनुष्य की सुनने की क्षमता में होता है। शेष हिस्सा 20 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनियों का होता है जो मनुष्य नहीं सुन सकते।
तो गैलेम्बस और ग्रिफिन यह पता करने में कामयाब रहे कि वास्तव में अल्ट्रासाउंड ध्वनि ही है। ग्रिफिन ने कई प्रयोग करके यह दर्शाया कि चमगादड़ उच्च तारतम्य की टिक-टिक उत्पन्न करते हैं और फिर इनकी प्रतिक्रिया ध्वनि का विश्लेषण करके पता करते हैं कि रास्ते में कोई रुकावट है या नहीं। उन्होंने यह भी देखा कि चमगादड़ न सिर्फ इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी टिक-टिक की प्रतिध्वनि को वापस उन तक पहुंचने में कितना समय लगा और मूल आवाज की तुलना में उसकी तीव्रता कितनी है, बल्कि यह भी पता कर सकते हैं कि वह प्रतिध्वनि किस दिशा से लौट कर आई है। इस सारी जानकारी को चमगादड़ का दिमाग प्रोसेस करके वस्तु की स्थिति का सटीक निर्धारण कर सकता है। इन प्रयोगों के दौरान कई और बातों का खुलासा हुआ, जैसे यह पता चला कि कुछ चमगादड़ जो ध्वनि पैदा करते हैं वह छोटी छोटी चींची जैसी होती है और प्रत्येक चींची करीब 1 से 15 मिलीसेकंड की होती है। यह भी देखा गया कि कुछ चमगादड़ ऐसे हैं जो किसी रुकावट के पास पहुंचते हैं या रुकने वाले होते हैं तब ये चींची जल्दी जल्दी दोहराते हैं। अन्य चमगादड़ों में इनकी आवृत्ति लगभग एक समान बनी रहती है। यह भी देखा गया कि कुछ चमगादड़ों की चींची सेकंड के 10वें भाग तक लंबी होती है। ग्रिफिन ने अपने मैदानी प्रयोगों में देखा कि चमगादड़ अपनी सामान्य उड़ान के समय प्रति सेकंड 5 से 10 आवाजें पैदा करता है, किंतु जब वह किसी कीट के नजदीक पहुंचता है तो आवाज पैदा करने की दर बढ़कर 200 प्रति सेकंड तक हो जाती है। प्रति सेकंड ज्यादा आवाजों से तो स्थिति के बारे में बेहतर जानकारी मिलती है। अब कई तरह के सवाल उठ रहे थे। पहला सवाल यह था कि जब कोई चमगादड़ ध्वनि पैदा करता है और उसकी प्रतिध्वनि लौटती है तो वह इन दो आवाजों के बीच भेद कैसे करता है? ये आपस में गड़बड़ क्यों नहीं हो जाती? दूसरा, क्या अलग अलग प्रजातियों के चमगादड़ों की चींची इतनी विशिष्ट होती है कि वे खुद पहचान सके? एक सवाल यह भी था कि क्या चमगादड़ प्रतिध्वनि स्थान निर्धारण का उपयोग सिर्फ रुकावट से बचने के लिए करते हैं या इसका कोई और उपयोग भी है? चौथा सवाल यह था कि क्या सारे चमगादड़ों में यह व्यवस्था पाई जाती है? और एक सवाल यह भी था कि जिन चमगादड़ों में यह व्यवस्था होती है क्या वे अंधे होते हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या अन्य जंतुओं में भी ऐसी व्यवस्था होती है? तो इसको स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है। पहली बात, सारे चमगादड़ इकोलोकेशन का उपयोग नहीं करते। खास तौर से फलभक्षी चमगादड़ अपनी दृष्टि एवं गंध संवेदना के भरोसे रहते हैं। दूसरी बात, जो चमगादड़ इकोलोकेशन का उपयोग करते हैं अच्छे नहीं होते। वे देख सकते हैं और अपनी दृष्टि का उपयोग भी बखूबी करते हैं। उनमें गंध की संवेदना भी काफी विकसित होती है। तीसरी बात, चमगादड़ों की अलग अलग प्रजातियों में अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति अलग अलग होती है, इसलिए वे प्रायः भ्रमित नहीं होते। आमतौर पर चमगादड़ इकोलोकेशन के लिए अल्ट्रासाउंड ध्वनियाँ अपने लैरिंक्स से पैदा करते हैं, मुंह से छोड़ते हैं। लैरिंक्स वही अंग है जो मनुष्यों में आवाजें पैदा करने में प्रयुक्त किया जाता है, किंतु कुछ चमगादड़ यह ध्वनि अपनी जीभ की मदद से भी पैदा करते हैं। कुछ चमगादड़ों में आवाज को फेंकने का काम नाक से भी किया जाता है। ग्रिफिन व गैलेम्बस के शुरुआती काम के बाद 1950 के बाद माना जाने लगा था कि एक कारगर व्यवस्था है जिसकी मदद से चमगादड़ रुकावट से बचकर उड़ सकते हैं। मगर इकोलोकेशन पर लंबे समय तक शोध करने वाले डोनाल्ड ग्रिफिन के शब्दों में एस्पालांजनी ने जो चमत्कारिक सरोवर उजागर किया था उसकी गहराइयाँ लगातार बढ़ती गई हैं। ग्रिफिन के शब्दों में एस्पालांजनी ने जो चमत्कार सरोवर उजागर किया था उसकी गहराइयाँ लगातार बढ़ती गई हैं। चमगादड़ों की इस चमत्कारी व्यवस्था को समझने में बार बार उपलब्ध टेक्नोलॉजी की महत्वपूर्ण भूमिका उजागर होती है। जैसे ग्रिफिन व गैलेम्बस तभी अल्ट्रासाउंड की उपस्थिति को पहचान पाए जब पियर्स ने इस तरह की उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि को रिकॉर्ड करने की व्यवस्था निर्मित कर ली। 1950 के दशक में अल्ट्रासाउंड कंपनी को एम्पलीफाई करने और रिकॉर्ड करने की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी और उसका विश्लेषण करना तो और भी मुश्किल था। उस समय इस काम के लिए जो उपकरण उपलब्ध था वह एक छोटे छोटे ट्रक में समाता था और काफ़ी वजनी था। ऐसे उपकरण के साथ मैदानी परिस्थिति में प्रयोग करना मुश्किल था, मगर किसी तरह से ग्रिफिन इसे लेकर एक तालाब के किनारे पहुंच गए। वहां चमगादड़ों की दो प्रजातियां एप्टेरिकस
फॉस्कस और मायोटिस ल्यूसिफ्यूगस कीटों का शिकार करते थे। यहाँ प्रयोग करते हुए ग्रिफिन ने पहली बार देखा कि चमगादड़ दो तरह की अल्ट्रासाउंड चींची पैदा करते हैं। जब वे रिकॉर्ड से बचने की कोशिश करते हैं तो चींची दोहराव की दर कम होती है, जबकि कीटों को पकड़ते समय दोहराव की दर कहीं ज़्यादा होती है। अर्थात कीटों का शिकार करते वक्त वे प्रति सेकंड ज़्यादा बार चींची कर रहे थे। और तो और इन दो तरह की ध्वनियों में प्रत्येक चींची की अवधि भी अलग थी और आवृत्ति का पैटर्न भी। मैदानी परिस्थिति में इस बात का विश्लेषण करना मुश्किल था, इसलिए प्रयोगशाला में कोशिश करना जरूरी था। इसमें एक बात यह थी कि एक एक चमगादड़ों को कीड़े पकड़ने के लिए छोड़ा जाता था। एक अकेला मायोटिस ल्यूसिफ्यूगस कमरे में छोड़ दिया जाता था और वह फल मक्खी को पकड़ने की कोशिश करता था। सबसे पहली बात तो यह पता चली कि कीड़े को पकड़ने के दौरान चींची दोहराव की दर में वैसी ही वृद्धि हुई जैसी मैदानी परिस्थिति में देखी गई थी। दूसरा खुलासा यह हुआ कि मनुष्य की श्रवण शक्ति के दायरे में आने वाली आवाज़ों का चाहे जितना शोरगुल हो, चमगादड़ की कीड़े पकड़ने की दर में कोई गिरावट नहीं आती थी। किंतु यदि हल्का सा भी अल्ट्रासाउंड शोरगुल हो तो चमगादड़ कीड़े पकड़ने के अपने प्रयास छोड़कर चुपचाप बैठ जाते थे। तो ग्रिफिन और गैलम्बोस द्वारा किए गए प्रयोगों से इतना तो स्पष्ट हो गया कि चमगादड़ अल्ट्रासाउंड ध्वनि कंपनों का उपयोग चीज़ों को देखने के लिए करते हैं और अवरोधों से बचने के लिए और कीड़े मकोड़े पकड़ने के लिए अलग अलग किस्म की ध्वनियों का इस्तेमाल करते हैं। ध्वनियों में अंतर प्रवृत्ति का भी हो सकता है और उनके दोहराव की दर का भी। इस तरह चीज़ों की स्थिति का निर्धारण करने में हालांकि कुछ समस्याएं हैं। पहली समस्या तो यह है कि जब कोई ध्वनि वातावरण में आगे बढ़ती है तो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती जाती है। चमगादड़ के लिए इसका असर दोहरा होता है। एक तो वह जो आवाज़ फेंकेगा वह किसी वस्तु तक पहुंचते पहुंचते क्षीण होती जाएगी। फिर जब वह छीन पड़ी चुकी आवाज़ किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटेगी तो और क्षीण हो जाएगी। तो चमगादड़ को काफ़ी ज़ोरदार आवाज़ पैदा करनी पड़ती है। ग्रिफिन ने अपने प्रयोगों में देखा कि यदि चमगादड़ द्वारा पैदा की गई ध्वनि हमारी श्रवण क्षमता के अंदर हो तो आवाज़ किसी एम्बुलेंस के सायरन जितनी तीव्र होगी। किंतु ज़ोरदार ध्वनियाँ पैदा करने के कारण एक और समस्या खड़ी हो जाती है। ऐसी ज़ोरदार आवाज़ें प्रति सेकंड 10 से लेकर 200 तक चमगादड़ को सुनने की क्षमता पर हावी हो जाएंगी, यानी खुद की आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच भेद करना मुश्किल हो जाएगा। और इस समस्या से निपटने के लिए चमगादड़ों में एक विशेष व्यवस्था बनी है। उनमें ध्वनि प्रेषण और ग्रहण के बीच एक बंद चालू प्रक्रिया होती है। जैसे ही जोरदार प्रेषण ध्वनि पैदा की जाती है, ध्वनि ग्राही क्रिया को निलंबित कर दिया जाता है। कार्य कान की हड्डियों से जुड़ी कुछ मांसपेशियां करती है। जब ये मांसपेशियां संकुचित होती हैं तब ये हड्डियां ध्वनि को अंदरूनी कान तक नहीं पहुंचने देती। फिर कुछ समय बाद ये मांसपेशियां शिथिल पड़ जाती हैं तो कान अपनी सामान्य श्रवण की अवस्था में आ जाता है। इसके अलावा चमगादड़ का मस्तिष्क भी इस मामले में कुछ भूमिका अदा करता है। एक तो जब चमगादड़ ध्वनि उत्पन्न करता है तब मस्तिष्क सुनने की क्रिया को थोड़ा मंद कर देता है। दूसरा, मस्तिष्क में प्रतिध्वनि को ताड़ने वाली विशेष तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जो ध्वनियों की किसी जोड़ी में दूसरी वाली ध्वनि पर ज़्यादा ध्यान देती हैं। एक समस्या यह है कि प्रतिध्वनि को सुनकर दूरी का अंदाज कैसे लगाया जाए। इसके लिए ध्वनि तरंगों के एक खास गुण का उपयोग किया जाता है। दरअसल चमगादड़ द्वारा पैदा की गई ध्वनियों के विश्लेषण से पता चला है कि उनकी ध्वनि उच्च आवृत्ति से शुरू होती है और उसकी आवृत्ति धीरे धीरे कम होती जाती है। अब यह ध्वनि चमगादड़ से दूर की ओर हो जाएगी। यह जितनी भी दूर जाएगी इसकी आवृत्ति बढ़ती जाएगी। जब यह टकराकर वापस लौटेगी तो फिर से कुछ दूरी तय करेगी। एक बार फिर इसकी आवृत्ति बढ़ती जाएगी। अब मूल ध्वनि से इसकी तुलना करके देखा जा सकता है कि उसने कितनी दूरी तय की है।
इसके अलावा चमगादड़ों के मस्तिष्क में यह व्यवस्था भी होती है कि वह प्रतिध्वनि का विश्लेषण करके उड़ते हुए कीड़े के बारे में पता लगा सकता है कि वह उड़कर दूर जा रहा है या पास आ रहा है और किस रफ्तार से। तो चमगादड़ अपने द्वारा पैदा की गई आवाज़ और उसकी प्रतिध्वनि का विश्लेषण करके काफ़ी कुछ पता कर सकते हैं। उनमें इस क्षमता के विकास को लेकर अभी काफ़ी अस्पष्टता है, मगर एक बात स्पष्ट है, यह क्षमता काफ़ी पहले विकसित हो गई थी, क्योंकि उनकी इस क्षमता से निपटने की व्यवस्थाएं भी प्रकृति में नज़र आती हैं। कई कीटों में यह क्षमता विकसित हो गई है कि वे चमगादड़ द्वारा पैदा की गई अल्ट्रासाउंड ध्वनियों को तार लेते हैं और खुद को सुरक्षित करने के लिए चमगादड़ के मार्ग से हट जाते हैं।